हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए स्क्वायर क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन सेम टॉपिक। आज हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताया था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैंने आपको कंप्लीट कराया था। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आए थे। अगर वो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू 1 होगी। अगर एबनॉर्मल होगी तो आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे कई सारे क्वेश्चन किए थे जिसपे वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू हम लोग ने 1 लिया था। तो आज लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं आइए 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जब भी आप सुनते हो ऑस्मोसिस, मतलब क्या होता है ऑस्मोसिस? कुछ लोगों ने 9th में भी सुना होगा ऑस्मोसिस, 11th में भी आपने सुना होगा। और इसी से रिलेटेड एक आपने वर्ड सुना होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप जब 11th में गैसेस स्टेट पढ़े थे तो वहाँ पे भी आपने डिफ्यूजन देखा था, जहाँ पे हम लोग ने देखा था डिफ्यूजन बेसिकली होता क्या है कि मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम देयर हायर अमाउंट टू लोअर अमाउंट, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। हम लोगों ने गैसेस में पढ़ा था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वहाँ पे गैस की डिफ्यूजन की बात करते थे। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मास। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूं कि क्या डिफ्यूजन ओनली गैस में होगा या इज इट पॉसिबल टू डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, आप कहोगे ऑब्वियसली डिफ्यूजन पॉसिबल इन ऑल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डिफ्यूजन सारे स्टेट में होगा, सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा एंड गैस में भी होगा। फिर आइए इस पे हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में फर्क क्या है। आइए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, फिर हम लोग देखेंगे क्या है डिफ्यूजन एंड प्रेशर को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन, पहले देखते हैं, देखेंगे ऑस्मोसिस। हम लोग दो टर्म को पहले समझते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए जो प्रेशर एक्सर्ट होगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो पहले हम लोग ऑस्मोसिस देखते हैं। और ऑस्मोसिस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है क्या है कि कोई भी दो सॉल्यूशन है, या हो सकता है सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट होगा। समझो ये भी एक सॉल्यूशन है 1 और ये भी एक सॉल्यूशन है 2। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको मैंने C1 लिया, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन इसको मैंने C1 लिया, और एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C1 इज ग्रेटर देन C2, अगर मैं कहता हूं C1 का कॉन्सेंट्रेशन C2 से ज्यादा है, व्हाट डज इट मीन कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा होगा। अगर C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इट मीन्स यहाँ पे क्या ज्यादा होगा, तो आप कहोगे आप amount of solute particle in C1 greater than C2। तो मैं कह सकता हूं कि सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सॉल्यूट 1 में ज्यादा होगा सॉल्यूट 2 से। और सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट सोल्यूशन है जिसमें इसका कंसंट्रेशन C1 है, ये एक सोल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन 2 है। C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, दैट मींस इधर सॉल्यूट ज्यादा होगा, इधर क्या ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा होगा, और इधर क्या ज्यादा होगा, सॉल्वेंट ज्यादा। तो मूवमेंट कहां से होगा? डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम देयर हायर अमाउंट टू लोअर अमाउंट, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। दैट मींस कंसंट्रेशन 1 में सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्यूट सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 में आएगा, और सॉल्वेंट सॉल्यूशन 2 में ज्यादा है क्योंकि लेस लो कंसंट्रेशन है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है, तो ये 2 से कहाँ आएगा, 1 में आएगा। तो अगर मैं इसके एक्सचेंज की बात करूं तो सॉल्यूट का मूवमेंट C1 से C2 होगा और सॉल्वेंट का मूवमेंट C2 से C1 होगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। और ये जो एक मेम्ब्रेन है जिससे मैंने दोनों सॉल्वेंट को सेपरेट किया, ये कोई भी एक नॉर्मल मेम्ब्रेन है, कोई भी एक नॉर्मल मेम्ब्रेन है। तो जब भी अगर मैं डिफ्यूजन को डिफाइन करूं तो डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम देयर हायर अमाउंट टू लोअर अमाउंट, या फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में आप याद रखना बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं। लेकिन अगर आप ऑस्मोसिस की बात करोगे तो कहीं ना कहीं इस मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होगी ये बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की होगी, लेकिन इन केस ऑफ ऑस्मोसिस इसमें ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं। In osmosis, only movement of solvent particle occur, but in case of diffusion, both movement of solute and solvent particle occur. Osmosis की बात करूं तो ये एक नॉर्मल मेम्ब्रेन होता है, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है सेमी
परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं सेलेक्टिव। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है जो अलाउ करता है ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल को। अगर मैं इसकी बात करूं, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ which allow only movement of solvent particle। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर दूं, यहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल की बात कर दूं तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा एनिमल मेम्ब्रेन, बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनेट्स। तो ये एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है, इसी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये सिर्फ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। देखो ना अपना स्किन, ये भी एक सिलेक्टिव सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल है। जब भी स्वेटिंग होती है तो सिर्फ लिक्विड बाहर आता है, कोई मिनरल उसके साथ बाहर नहीं आते हैं। तो इस केस में बात करूं, इसमें भी अगर ले लूं तो एक सॉल्यूशन 1 और इसमें भी बात करूं तो ये सॉल्यूशन क्या है 2। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है C1, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है C2। खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि C1 इज ग्रेटर देन C2। एज्यूम C1 इज ग्रेटर देन C2। C1 इज ग्रेटर देन C2। अगर C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है दैट मीन्स इधर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट क्या होगा कम। तो इस केस में सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, और इस केस में सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। तो होगा क्या कि हर चीज की टेंडेंसी होती है फ्रॉम देयर हायर अमाउंट टू लोअर अमाउंट मूव करने के लिए। अब सॉल्यूट इधर ज्यादा है तो सॉल्यूट इधर से इधर मूव करने की कोशिश करेगा, बट ये जो मेम्ब्रेन है, ये सॉल्यूट पार्टिकल को अलाउ ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा। ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम C2 टू C1। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन केस ऑफ ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, या और फ्रॉम देयर हायर अमाउंट टू लोअर अमाउंट, या समझो अगर ये प्योर वाटर होता तो सॉल्वेंट ज्यादा है, या फ्रॉम प्योर वाटर टू सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। और जब भी ऑस्मोसिस होगा तो इसके वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, इसके वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल, मैंने दो बात की। मैंने कहा देखा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, आपको बहुत अच्छे से समझ में होगा कि डिफ्यूजन बात करेंगे तो इधर एक नॉर्मल मेम्ब्रेन होगा, यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। इट इज परमिएबल फॉर बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, बट इन केस ऑफ डिफ्यूजन इट इज परमिएबल फॉर ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल। बट इन केस ऑफ डिफ्यूजन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल आर मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर इसमें अगर सॉल्यूट की बात करूं तो सॉल्यूट हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, और सॉल्वेंट की बात करूं तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस, कोई नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट पार्टिकल, नो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर अमाउंट टू लोअर अमाउंट, या फ्रॉम देयर सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, या फ्रॉम प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अगर मुझे ऑस्मोसिस को डिफाइन करना पड़े तो आइए देखते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। डेफिनेशन में लिखा है द नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, या अगर दोनों सॉल्यूशन दिया हुआ है तो सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। और जब भी ऑस्मोसिस होगा तो ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होगा। तो आपको अगर सर डिफरेंस क्या है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में, ये तो समझ में आया, बट यूज क्या है? तो यूज जो ऑस्मोसिस है हम लोग इसको सॉल्वेंट पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए करते हैं। आपने सुना होगा और घर में वाटर प्यूरिफायर में यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ड्यू टू हाई प्रेशर हम लोग सॉल्वेंट पार्टिकल को वाटर से इम्प्योरिटी को सेपरेट आउट करते हैं। और इसका डिफ्यूजन क्या यूज है? तो टू सेपरेट आइसोटोप्स, जैसे समझो दो एलिमेंट दो अलग अलग आइसोटोप्स में, दोनों के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अगर डिफ्यूजन के यूज की बात करूं, यूज टू सेपरेट
तो आई होप ये डिफ्यूजन आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने सिंपल एक सॉल्यूशन 1 लिया था, सॉल्यूशन 2 लिया था, इधर कॉन्सेंट्रेशन C1, इधर कॉन्सेंट्रेशन C2। आप कहोगे सर सॉल्यूट किधर ज्यादा है, सॉल्यूट इन एक्सेस, सॉल्यूट किधर एक्सेस में है, तो आप कहोगे सर C1 साइड में, और सॉल्वेंट जो C2 साइड में है, और इसके अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे के क्रॉस मूव करेंगे। तो आइए एक छोटा सेटिंग हम लोग डालते हैं, दोनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। फिर हम लोग यह देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, और अलग अलग केस में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। आइए हम लोग एक एक करके डिफरेंस देखते हैं। अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं तो एप्लीकेबल फॉर ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैंने कहा डिफ्यूजन हर फेज में होगा, सॉलिड के केस में भी होगा, लिक्विड के केस में होगा, गैस के केस में होगा। लेकिन इन केस ऑफ ऑस्मोसिस एप्लीकेबल ओनली इन सॉल्यूशन, ओनली फॉर सॉल्यूशन। मतलब किस फेज में होगा, लिक्विड फेज में होगा। फिर मैंने कहा मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। इन केस ऑफ डिफ्यूजन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल का क्या होगा, मूवमेंट होगा। बट इन केस ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, इन केस ऑफ ऑस्मोसिस ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। फिर मैंने कहा कि अगर डिफ्यूजन है तो कोई भी एक नॉर्मल मेम्ब्रेन होगा विच इज परमेएबल फॉर बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ मैंने लिखा नो रोल ऑफ एसपीएम, इधर मैंने लिखा एसपीएम के बिना ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि वैसा मेम्ब्रेन चाहिए जो परमेबिलिटी शो करे ओनली सॉल्वेंट के लिए, नॉट फॉर सॉल्यूट। फिर मैंने नेक्स्ट कहा कि जो डिफ्यूजन है ना तो इसको रिवर्स कर सकते हो, ना तो इसको रोक सकते हो, बट इट कैन बी जो ऑस्मोसिस है इसको रिवर्स भी कर सकते हो, और इसको जब रिवर्स करेंगे तो उसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जो अपने वाटर प्यूरिफाई में होता है। और इट कैन बी स्टॉप, इसको रोक भी सकते हैं। तो आइए इसी के बिहार पे जो अब तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, उसी के बिहार पे हम लोग देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं। बेसिकली होगा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर जब भी आप निकालोगे तो दो अलग अलग सॉल्यूशन है जिनको एक हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या किया है, सेपरेट किया। तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी होगी, स्पॉन्टेनियस फिनोमेना होगा कि लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से वो हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन जहां सॉल्वेंट कम है वहां मूव करे। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो होगा क्या, सॉल्वेंट पार्टिकल लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में जाएंगे तो उधर अमाउंट बढ़ेगा, उधर क्या बढ़ेगा, वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए, दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। तो समझो दूसरी तरफ अगर अमाउंट बढ़ेगा तो उस वाटर कॉलम में वाटर का हाइट बढ़ेगा। कुछ ऐसा ही सिचुएशन हम लोग लेते हैं, और फिर जो हाइट अगर बढ़ेगा तो उस पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा, और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एराइजेस ड्यू टू ऑस्मोसिस, इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप ड्यू टू ऑस्मोसिस। आइए एक हम लोग सेटअप लेते हैं, उसकी हेल्प से आपको समझ में आता है। ये एक कोई कंटेनर है जिसमें कोई एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, ये कोई एक सॉल्यूशन है जिसको मैंने लेता हूं सॉल्यूशन 2, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये C2 होगा। एक इन्वर्टेड फ्लास्क है, एक इन्वर्टेड फ्लास्क है, और इसमें भी कुछ लिक्विड सॉल्वेंट रखा हुआ है। देखो इसको मैं लेता हूं सॉल्यूशन 1, क्या लेता हूं सॉल्यूशन 1, और इसका कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूं C1। अब मैं खुद से जूम कर लेता हूं, C1 इज ग्रेटर देन C2। जो C1 का कॉन्सेंट्रेशन है वो C2 से ज्यादा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड दैट इज लो, लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैं कहूंगा सॉल्वेंट एक्सेस में किधर होगा, C2 में। सॉल्वेंट एक्सेस में किधर होगा, C2 में। और ये जो ये मेम्ब्रेन हमने लिया है इसको मैं लेता हूं कोई भी एक SPM, ये कोई एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो टेंडेंसी क्या होगी कि अब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, दैट मीन्स बाहर सॉल्वेंट ज्यादा है, तो अब पानी बाहर से इसमें आएगा। तो इस वाटर कॉलम का जो हाइट है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो बढ़ेगा, तो मतलब कुछ अब वाटर वॉल्यूम यहाँ आ गया। समझो ये H हाइट तक ये वाटर वॉल्यूम यहाँ आ गया, और इससे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा, अब ये जो यहाँ तक वाटर वॉल्यूम बढ़ा, ये जो यहाँ तक वाटर वॉल्यूम बढ़ा, ये ड्यू टू क्या बढ़ा, ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस की वजह से वो प्रेशर क्रिएट हुआ कि हमने वाटर को बाहर से अंदर कर दिया। तो जितना प्रेशर हमने वाटर को बाहर से अंदर करने लगाया उतना ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ होगा ना। और ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रोसेस में लिखा, द एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर develop over the solution of higher concentration due to the phenomena of osmosis is known as क्या,
ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये जो सॉल्यूशन है इसकी कुछ जो डेंसिटी है, इसको मैंने क्या ले लिया, रो। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ये किसके बराबर होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसको मैं बात करूं तो ये होगा रो एच जी, आपने फ्लूइड में पढ़ा होगा। और ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के बराबर होगा। इन दिस केस में लिख सकता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू रो एच जी। पाई क्या है अगर मैं बात करूं, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। हाइट क्या है, जितने हाइट तक वाटर क्या क्या है क्लाइम किया है। हाइट ऑफ एच क्या है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम, एंड जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो कई सारे डायग्रामेटिक फॉर्म में आप ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हो। आइए हम लोग दूसरे एक यूट्यूब क्या लिया, हमने एक यूट्यूब से क्या लिया, फिनल लिया, जिसमें मैंने एक क्या लगाया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब मैं क्या करता हूँ, इसके एक तरफ सॉल्यूशन को डालता हूँ और दूसरी तरफ सॉल्वेंट लेता हूँ। तो समझो जो सॉल्वेंट है पार्टिकल वो कहाँ ज्यादा होगा, इधर ज्यादा होंगे। अब इसको फिलअप कर देता हूँ, और इधर कौन से साइड होंगे, ये सॉल्यूशन साइड है और ये सॉल्वेंट साइड है। तो इधर पूरा का पूरा सॉल्वेंट है, इधर कुछ अमाउंट सॉल्यूट का ही होगा। तो ये जो सॉल्वेंट साइड है इधर सॉल्वेंट क्या होगा, एक्सेस में होगा। तो ये क्या करेगा, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और इससे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड आएंगे, दैट इज ऑस्मोसिस। तो अब होगा क्या कि ये वाटर कॉलम जो है ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं इस पे कि एक मूवेबल पिस्टन लगा देते हैं, एक मूवेबल क्या करते हैं, पिस्टन लगा देते हैं। हमने क्या किया, एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया और इस पे कुछ मास एम रख दिया। अब ड्यू टू इसमें, अब इस पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए लग रहा है, और नीचे की तरफ ड्यू टू दिस मास एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, वो क्या लग रहा है, एम जी। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा, प्रेशर। अगर ये ऊपर का mg, ऊपर का mg इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कम होगा तो ड्यू टू ऑस्मोसिस ये वाटर लेवल क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। और अगर ये ज्यादा होगा तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगने से वाटर इधर चला जाएगा। तो अगर ड्यू टू दिस ऑस्मोटिक प्रेशर होगा क्या कि इधर से इधर सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड आएगा, तो ये वाटर कॉलम में वाटर बढ़ेगा। अब हमने ऊपर क्या किया, एक प्रेशर लगा दिया। अगर ये प्रेशर इस ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो इस कॉलम में वाटर कॉलम राइज नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है नीचे की तरफ, ये प्रेशर किसके बराबर होगा, mg बाई ए के बराबर। तो मैं कह सकता हूं द एक्स्ट्रा प्रेशर अराइजेस ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। The extra pressure arises on solution side to prevent osmosis is known as osmotic pressure, is known as osmotic pressure। और इस केस में जो osmotic pressure पाई है ये किसके बराबर होगा, mg। तो अलग अलग डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको गिवन होगा, आप अलग अलग करके निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे ये प्रेशर कम हो गया तो वाटर लेवल ऊपर जाएगा, ये प्रेशर ज्यादा होगा तो रिवर्स डायरेक्शन में ऑस्मोसिस होगा, मतलब सॉल्वेंट जो होगा वो सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा, सॉल्वेंट साइड। और अगर इक्वल है तो कोई फर्दर ऑस्मोसिस नहीं होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के टर्म्स में कैसे निकालते हैं, जिसको वांट ऑफ इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या osmotic pressure of a solution is directly proportional to its concentration at constant temperature. If temperature is constant, then osmotic pressure P is directly proportional to concentration. और concentration basically है क्या,
ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वॉल्यूम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो PV की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूँ P इंटू V, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। या इसी को P क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से डिनोट करते हैं, तो पाई इंटू V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू गैलोसार्क लॉ लगा दो, PV इक्वल टू बेसिकली होता क्या है, nRT। आप लगाओगे तो PV इक्वल टू बेसिकली होता है क्या, nRT। तो P इंटू V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, nRT। तो यहाँ पे PV को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई V इक्वल टू nRT। V मल्टीप्लीकेशन में इसको आगे सॉल्व करोगे तो पाई इक्वल टू n बाई वी इंटू आर इंटू टी, तो आ जाएगा पाई इक्वल टू सी आर टी। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर। अगर इसमें आप पुट करोगे, इसमें पुट करोगे तो पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर मोल, सॉरी मोल पर लीटर। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 0.0832 होगा, या अप्रॉक्स में इसको 1/12 लिख सकते हो। और टी क्या है, टेम्परेचर इन। तो डायरेक्टली कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे तो आपको इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। और दैट इज योर, दिस इक्वेशन कॉल्ड एज वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, जिससे किसी भी सॉल्यूशन का आप क्या निकाल सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आइए कि समझो अगर कंडीशन कुछ ऐसा हो, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सी है और ये प्योर सॉल्वेंट है। दो अलग अलग केस लिया, ये एक कोई और ये एक एसपीएम है। अगर इस केस में आपसे पूछे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0। अगर इसके कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे 0 होगा, तो इस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू किसके बराबर होगा, सी आर टी। पाई इक्वल टू सी आर टी। जब क्या शो करेगा, ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और दूसरा लगा सकते हो पाई इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। जब ये क्या होगा, जब ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, समझ में। और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। आप कहोगे सर अगर दोनों तरफ सॉल्यूशन होगा तो क्या करेंगे, लाइक अगर सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, दिस इज योर एसपीएम, ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2, इसका कॉन्सेंट्रेशन है। अब जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, अगर आपको इस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू C1 माइनस C2 इंटू RT। C1 माइनस C2 इंटू RT। अगर C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अगर C1 ग्रेटर देन C2 है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये इधर से इधर रहेगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। तो समझ में। तो अगर कभी भी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना हो, तो हमने निकाला वॉन्ट ऑफ इक्वेशन से, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इट मींस ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जो P इंटू V होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू nRT। तभी जब इसको लाओगे V को, तो ये क्या हो जाएगा, n बाई वी इज योर कॉन्सेंट्रेशन, तो पाई इक्वल टू सी आर टी। दिस इज योर वॉन्ट ऑफ इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर समझो दो, एक सॉल्यूशन है जो प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, देन पाई इक्वल टू सी आर टी व्हेन इट इज नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड एबनॉर्मल होगा तो मल्टीप्लाई कर दोगे वॉन्ट ऑफ इक्वेशन से। और अगर दो सॉल्यूशन के बीच में आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकालोगे, तो इन दिस केस ऑस्मोटिक प्रेशर इज अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, is arises due to difference in concentration, and that difference in concentration is called as C2 minus C1, या आप इसको लिख सकते हो C2 minus C1 या C1 minus C2। डिफरेंस हमेशा लेंगे तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर लेंगे। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन बिटवीन टू सॉल्यूशन। अगर एक की पॉइंट में लिखूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू difference of concentration between solution।
आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आएगा। और डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइए टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं ऑन द बेसिस पे बोथ नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग निकालते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, आइए कुछ क्वेश्चन कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कुछ सॉल्यूशन दिए हुए जिसके अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर लिए मैंने अलग अलग टाइप के लिए, ताकि मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम से समझा सकूं। पहला कह रहा है 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। लगा दो पाई इक्वल टू क्या यूज करोगे, CRT। कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2। आर की वैल्यू, आप आर की वैल्यू मैंने हमेशा बता दिया था, ये लोग 0.083 वाली 2 वाली या अप्रॉक्स में इसको 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। तो आर की वैल्यू ले लो 0.08 और टेम्परेचर कितना है 300। तो ये कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये आ जाएगा 4.8। दिस विल बी योर ऑस्मोटिक प्रेशर। कह रहा है 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन एट टेम्परेचर 127 है। तो टेम्परेचर निकाल लो 273 प्लस 127, ये आ जाएगा 400 केल्विन। यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको क्या चाहिए कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी। तो देखो वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलरिटी कुछ मैंने डायरेक्टली लेसन बताया था, कहा था परसेंट W/V इंटू 100 अपॉन मोलिकुलर वेट, दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन। तो पाई इक्वल टू आ जाएगा CRT, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम 30 × 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। यूरिया ये क्या हो जाएगा NH2CO, NH2 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 60, तो मल्टी अपॉन 60, ये पाई हो गया। CR की वैल्यू 0.08 और टेम्परेचर कितना हो जाएगा 400। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 31 जा 30, 32 जा 200, 2 हो गया। अब यहाँ देख लो डेसिमल खत्म हो गया, 8 4 जा 32, तो ये आ जाएगा पाई की वैल्यू 320/2 160। सिंपल है, आप आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनेट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 75% है, टेम्परेचर 227 केल्विन है। तो इसको करोगे तो 227 प्लस 273, ये आ जाएगा 500 केल्विन। अब इसमें देखो ये टूटेगा किसमें, तो ये टूटेगा 4K प्लस FeCN। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5, और अल्फा कितना हो गया 75/100 मतलब 3/4। इससे जब बॉन्ड ऑफ फैक्टर I की वैल्यू निकालो, तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन I इक्वल टू था 1 प्लस n-1 अल्फा। ये मैंने डायरेक्टली आपको बताया था, I की जो वैल्यू होगी 1 प्लस n-1 अल्फा, तो ये 1 प्लस 5 - 1 इंटू 3/4, तो ये आ जाएगा कितना 4 कैंसिल, ये आ जाएगा I की वैल्यू आपको आ गया 4 के इक्वल। पुट कर दो पाई इक्वल टू I इंटू C इंटू R इंटू T। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, कॉन्सेंट्रेशन डेसीमोलर 1/10, R की वैल्यू 0.08 एंड टेम्परेचर 500। तो ये 2 जीरो से ये डेसिमल कैंसिल, कितना हो जाएगा 8 4 जा 40, 4 × 40/10, ये आ जाएगा 1680। दिस इज द वैल्यू ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इन बेंजीन। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं स्टार मार्क लगाता हूँ, आप समझना। अब एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड की बात करोगे तो ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये टूटता है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस NH प्लस, तो आपको लगेगा ये डिसोसिएशन है, तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी। बट याद रखना एसिटिक एसिड इन केस ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड इन केस ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन में नोट करके लिख देता हूं, इट विल डाइमेराइज,
इट विल डाइमेराइज। कैसे डाइमेराइज होते हैं आप ध्यान से देखना, टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये ऐसे होते हैं। ये एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये इससे H बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। ये किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और इस केस में जो I की वैल्यू होगी ये 1/2। आप कहोगे सर ये कैसे निकाला? तो मैंने बताया था इन केस ऑफ एसोसिएशन ये तो लगेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। क्या हो जाएगा? एसोसिएशन का केस है, और एसोसिएशन में ये डाइमेराइज हो जाएगा। इन केस ऑफ डाइमेराइजेशन I इज इक्वल टू 1 + 1/n - 1 अल्फा। डाइमेराइज होगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 1। I की वैल्यू 2 थी, 1/2 - 1 -1/2 1 + -1/2 I की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो अब आइए इसको निकाल लें। जब आप इसको निकालोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू हो जाएगा I × CRT। I की वैल्यू 1/1। अब दिया हुआ है 2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, तो कॉन्सेंट्रेशन 2 × R की वैल्यू 0.08 एंड टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन। करोगे तो ये आ जाएगा 2480। तो याद रखना कि कभी भी किसी भी एसिटिक एसिड सॉल्यूशन को, अब की पॉइंट क्या है, अगर बेंजीन में रखोगे तो ये डाइमेराइजेशन शो करता है, और जब भी डाइमेराइजेशन होगा तो इसका जो एक और पॉइंट मैं लिखता हूँ, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 2 कार्बन है, कितना हो जाएगा? 24। 2 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा? 32। और 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा? 60। बट इन केस ड्यू टू डाइमेराइजेशन इट्स मॉलिक्यूलर वेट 60 ना लेकर के हम लोग इसके मॉलिक्यूलर वेट को लेंगे। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 2 × 60 वो 120 ग्राम। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी एसिड इन बेंजीन, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड इन केस ऑफ बेंजीन दे विल शो डाइमेराइजेशन। मैं की पॉइंट लिख देता हूं, एसिड इन बेंजीन शो डाइमेराइजेशन। तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या हो जाएगा? आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3.725% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ KCl। कोई भी एक KCl सॉल्यूशन का वेट बाय वॉल्यूम कितना है? 3.725% W/V ऑफ KCl सॉल्यूशन है। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू दे रखी है 21.6 ATM। तो कह रहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। तो पाई की वैल्यू लगाओगे तो पाई इज इक्वल टू I × C × R × T। आपको I निकालना होगा, सब कुछ ही मैंने। तो पहले इससे मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो 10 × W/V अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पुट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 × 3.725 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे KCl तो ये आ जाएगा आपको 74.5। पोटेशियम ये आ जाएगा 39 + 35.5। क्लोरीन जब मल्टीप्लाई करोगे तो 75 प्लस ये आ जाएगा 3.725 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 74.5। अपन क्या करते हैं, इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करते हैं, डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। तो अगर डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, मतलब 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 और ये 10 कैंसिल, ये आ जाएगा, ये 1/2 मोलर आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो पाई इज इक्वल टू CRT। पाई इज इक्वल टू CRT वाले फॉर्मूले में पुट करोगे तो पाई की वैल्यू कितनी है? 21.6 इज इक्वल टू I की वैल्यू मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन 1/2, R की वैल्यू 0.08 एंड टेम्परेचर 300। तो जब इससे I की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी 1.8। अब KCl किस टाइप का सॉल्ट है? तो KCl टूटेगा K + N C- में, तो N की वैल्यू इसकी 2 है। तो इस इक्वेशन में I लिखो 1 +
n माइनस वन इंटू अल्फा। अब आई पता है, n पता है, n अल्फा निकालोगे तो 1.8 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस वन इंटू अल्फा। ये प्लस वन इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.1, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.1, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 80%। कोई दिक्कत? आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सिंपल, कोई एक केसीएल सॉल्यूशन का वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ था, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टेम्परेचर गिवन था, अपने से पूछा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ कितना परसेंट डिसोसिएट करेगा। तो पाई इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था तो मैंने वेट बाय वॉल्यूम से क्या निकाल लिया, कॉन्सेंट्रेशन, जो हाफ आ गया। अब इस फॉर्मूला में पुट करके मैंने आई की वैल्यू निकाली वॉन्ट ऑफ फैक्टर को, और वॉन्ट ऑफ फैक्टर को इस इक्वेशन में डाल दिया। आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस वन अल्फा। आई पता था, n पता है, तो अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना परसेंट डिसोसिएट करेगा, 80% डिसोसिएट करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग वॉन्ट ऑफ फैक्टर की हेल्प के पे बेस्ड है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कह रहा है कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको कहा था दो चीजें आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो आपको डेल्टा टीएफ बताना है, और यहाँ कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट बताओ तो आपको टीएफ बताना है। और डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या था, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, क्या ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4। ये Na2SO4 टाइप का सॉल्ट है, तो ये टूटेगा 2Na प्लस NSO4 माइनस 2 में, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। 284 ग्राम ऑफ Na2SO4। दूसरा Na2SO4 का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल दोगे, सोडियम का 23, तो 2 है तो 2 इंटू 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 142 ग्राम, दैट इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो अब आइए हम लोग निकाल देते हैं डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो अपने से क्या पूछा है, कैलकुलेट डिप्रेशन, पहले डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकालते हैं और फिर निकाल देंगे। अब आई की वैल्यू देख लो कितना हो जाएगा। अब इसके लिए आई लिखोगे, आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस वन अल्फा, तो 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 3, 3 माइनस वन इंटू 75/100, तो 75/100 को कितना लिख सकते हैं 3/4, 3/4, तो 1 प्लस 2 इंटू 3/4, 2 अंदर 2, तो कितना जाएगा 3/2, 1 प्लस 3/2, ये आ जाएगा 5/2। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 5/2 के एफ ऑफ वाटर, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में निकाला भी था 1.86, एंड मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या कह रहा है 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4, तो 28.4 अपॉन मोलिकुलर वेट 142 इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना। अब देखो 28 5 जा 142, तो ये भी 5 और ये भी 5, फिर 5 5 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सीधा सीधा आ गया डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 5/2 इंटू 1.86। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी 4.65। और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ, तो टी एफ को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा टी एफ इजकल टू, और डेल्टा टी एफ वाटर के लिए कितना होगा फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या लिख सकते हो 273 केल्विन, तो 273 माइनस 4.65, तो टी एफ इजकल टू आ जाएगा 268.35। और अगर इसको सेंटीग्रेड में आप लेके सॉल्व करते, अगर आप इसको सेंटीग्रेड में लेकर के सॉल्व करते तो आपका ये आ जाता है टी एफ इजकल टू 0 माइनस 4.65, तो टी एफ इजकल टू माइनस 4.65 सेंटीग्रेड, दिस विल बी योर आंसर। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज करना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ, एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 75% है। सॉल्यूशन 28.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट को 200 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ सॉल्यूशन में आप डिसॉल्व कर रहे हो, तो मैंने लगा दिया डेल्टा टी एफ इजकल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। आई को कैसे निकाला था, आई इजकल टू हम लोग ने देखा था 1 प्लस एन माइनस वन अल्फा, इसके लिए n की टोटल नंबर ऑफ आयन 3 है, अल्फा 75% था, तो i की वैल्यू 5/2 निकल गई। तो डेल्टा टी एफ इजकल टू 5/2 के एफ दिया हुआ है
एंड मोलिलिटी हमने निकाला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। इन केस ऑफ मोलिलिटी हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं तो ये 28.4 अपॉन 142, ये यहाँ पे पॉइंट है, तो ये 1/5 आ गया और 1000/2 कितना आ गया 5, 5 इंटू 1/5 कितना 1, सीधा सीधा हम लोग निकाला तो 4.65 डेल्टा TF है, तो हम लोगों ने केल्विन में निकाला तो यह जाएगा 268.35 केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड में निकाला तो -4.65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आई होप ये समझ में आएगा। आइए हम लोग लास्ट में कहते हैं हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइप के सॉल्यूशन थे जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान से समझना आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, समझना कि अगर आप जितने भी आई ड्रॉप वगैरह डालते हो देखना इसमें लिखा होता है आइसोटोनिक टू ब्लड। मतलब क्या है कि जो आई ड्रॉप का कॉन्सेंट्रेशन है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है और जो अपने बॉडी फ्लूइड का अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम। तो अगर किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर के सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उस केस में नेट एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट जीरो होगा, जितने सॉल्वेंट अंदर जाएंगे उतने ही सॉल्वेंट बाहर आएंगे, सेल के कोई भी उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का बोलते हैं, हाइपो मतलब कम, अगर सॉल्यूशन कम है, अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, उस सॉल्यूशन में कम है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, दैट मीन्स बाहर जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो कॉन्सेंट्रेशन कम है, दैट मीन्स अब उस कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट पार्टिकल बाहर जाएंगे तो उस सॉल्यूशन का जो आपने कंटेनर लिया है, जो अपना सेल ले लो तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। और अगर हाइपरटोनिक ले लो तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स बाहर से सॉल्वेंट पार्टिकल उसमें आएंगे, बाहर से सॉल्वेंट पार्टिकल उसमें आएंगे और उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और ऑस्मोसिस के उल्टे की बात करें, अगर प्रेशर अप्लाई कर दे किस साइड पे, वो सॉल्यूशन साइड जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वो सॉल्यूशन जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या प्योर सॉल्वेंट के तरफ अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई कर दे तो अकॉर्डिंग टू देयर, अगर वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट रिवर्स डायरेक्शन में होगा, उसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आइए कुछ स्मॉल टर्म है जिसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है रिवर्स ऑस्मोसिस। पहले आप समझो रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या, फिर आपको समझ में आएगा। समझो ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इधर सॉल्यूशन 1 है, इधर सॉल्यूशन 2, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1, इसमें ये फ्लूइड भरा हुआ है। अगर समझो C1 लेस देन C2, अगर C1 का कॉन्सेंट्रेशन C2 से कम है, दैट मीन्स इधर जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा है और इधर क्या है, सोल्यूट ज्यादा है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब सॉल्यूशन 2 में सोल्यूट ज्यादा है एंड सॉल्यूशन 1 में सॉल्वेंट ज्यादा है, तो अब होगा क्या कि सॉल्वेंट पार्टिकल 2 से 1 मूव करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल 2 से कहाँ मूव करेगा, 1 मूव करेगा। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लेस कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो होगा क्या कि यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल आएगा तो ये जो वाटर कॉलम है ये बढ़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर एक प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, इधर एक प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं और ये अगर अप्लाइड जो प्रेशर है इक्वल टू पाई ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल आ गया तो कोई मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल नहीं होगा। लेकिन अब जो इस केस में जो प्रेशर पी डैश है वो ग्रेटर देन पाई देता हूं। अगर इस ऑस्मोटिक प्रेशर को उस अप्लाइड, अब जो अप्लाइड प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, तो मैं फोर्सफुली सॉल्वेंट पार्टिकल को कहां से कहां भेज रहा हूं। अब जो मैं सॉल्वेंट पार्टिकल को भेज रहा हूं सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 की तरफ, इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इन जनरल स्पॉन्टेनियसली क्या होता है कि जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 की तरफ जाते, सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 की तरफ जाते, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लेस कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉल्वेंट पार्टिकल 1 से 2 जाते तो 2 की तरफ क्या होता, वाटर लेवल बढ़ता। अब मैं इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं और प्रेशर इस ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर कर दूं तो कोई मूवमेंट नहीं होगा।
लेकिन अगर उससे ज्यादा कर दूं तो फोर्सफुली अब सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो ऑस्मोसिस के उल्टा उसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये मैंने लिखा, ये वाटर प्यूरिफाई वगैरह को बात करते हैं। ये आपका क्या है, प्योर वाटर, ये इम्प्योरिटी के साथ है, और इम्प्योरिटी में से और प्योर वाटर को निकालना है तो मुझे प्रेशर क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसमें कंप्रेसर लगाते हैं। अब देखते हो कि जब भी वाटर फ्लो कम होता है तो वाटर प्यूरिफाई आपका टिक 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 करके आपको एरर शो करता है और वाटर प्यूरिफाई नहीं होता है, इसी वजह से होता है। ये मैंने लिखा है, इफ प्रेशर अप्लाइड ओवर सॉल्यूशन साइड इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो पीडस है एक्सपेक्टेड ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, देन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल विल टेक प्लेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू, जो हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन 2 से 1 की तरफ आ रहा है, टू लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ये डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर से वाटर प्यूरिफाई करने में यूज करते हैं, या इन और वाटर प्यूरिफिकेशन में हम लोग यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, कुछ टाइप ऑफ सॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं आइसोटोनिक, मतलब दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्वल है, कंसंट्रेशन इक्वल, पाई इज इक्वल टू सीआरटी, आप लगाओगे पाई इज इक्वल टू क्या होता है, सीआरटी। अगर टेम्परेचर सेम है, गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट सेम है, तो अगर कंसंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो वैसे सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट मींस सेम कंसंट्रेशन होगा, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब ही होता है क्या, कम, और हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी जिसको बोलते हैं। तो हाइपर मतलब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइपो मतलब लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर लेस ऑस्मोटिक प्रेशर है तो सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ होगा, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट मींस मतलब लेस कंसंट्रेशन, मतलब नोट का। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इस सॉल्यूशन में बाहर से सॉल्वेंट पार्टिकल आएंगे, और लेस है तो यहाँ बाहर सॉल्वेंट पार्टिकल जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आज के लेक्चर में हम लोग देखा 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बार मैं पूरे लेक्चर को रिकॉल कर देता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले मैं डिफ्यूजन बताया, देन ऑस्मोसिस बताया, फिर दोनों में डिफरेंस बताया, फिर मैंने बताया ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग निकालते कैसे हैं, फिर उसके बेस पे हम लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चन देखा। तो आई होप बाकी दिन की तरह आज का भी लेक्चर आपको काफी अच्छे से समझ में होगा। लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप काफी मन से पढ़ रहे होंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट आपको एक बार में समझ में ना आए, आप वीडियो को रिकॉल करें, बार बार आप इसको देखें, आपको आई होप काफी अच्छे से समझ में होगा। हमने कुछ नॉर्मल और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आज के लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, वो मैं पढ़ा दूंगा। और थोड़ा सा इसका पार्ट बचा हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, दैट इज हेनरी लॉ। तो आई होप एक लेक्चर और लगेगा हम लोगों को, जिसमें हम लोग थोड़ा सा पार्ट देखेंगे हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, और देन देखेंगे कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन एंड लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, तब ऑलमोस्ट ये चैप्टर हम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप काफी अच्छे मन से पढ़ें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।